हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे ऑनलाइन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पे। मैं आज आपको थर्मल के प्रॉपर्टी ऑफ प्योर सब्सटेंस चैप्टर से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, जिसमें मैं आपको कंसेप्ट भी बताऊंगा और क्वेश्चन भी कराऊंगा। आपका पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम पहला क्वेश्चन दे रहा है इसमें, द इक्वेशन विच परफेक्टली रिप्रेजेंट Gibbs phase rule for a process where the pressure is also a variable is expressed as। तो हमारा जो गिब्स रूल होता है वो होता है P प्लस F इक्वल टू C माइनस 2, जहाँ पर P जो होता है नंबर ऑफ फेज होता है, F डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, C नंबर ऑफ कंपोजिट होता है, यानी कि उसके केमिकल में कितने कंपोजिट है, और 2 एक कांस्टेंट होता है, यानी कि P प्लस F इक्वल टू C माइनस 2। तो इसको हम फॉलो कराते हैं। देखिए इसमें P इक्वल टू F इक्वल टू P माइनस C प्लस 2, यानी कि तो ऐसे ही हो जाएगा P F C, यानी कि T माइनस में आना चाहिए। तो ये खत्म हो गया। ये वाला ये इसमें भी यही है, इसमें तो 2 है ही नहीं, तो इसको हटा देंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी देखें तो P इधर आएगा, यानी कि P प्लस F इक्वल टू C माइनस 2। इसमें P प्लस F इक्वल टू C माइनस 2 ही होता है। इसमें थोड़ा सा ये वाला इसका आंसर सही होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है। P प्लस F इक्वल टू C माइनस 2 होता है, ये प्लस नहीं माइनस होगा, यहाँ पे ये उसका प्रिंटिंग मिस्टेक होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, फॉर एन आइडियल गैस द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज। आइडियल गैस के लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो होती है वो 1 के बराबर होता है। जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है वो क्या होता है, हमारे पास क्या होता है PV इक्वल टू RT, लेकिन यहाँ पर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z होता है। जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z होता है, यानी कि Z इक्वल टू हमारे पास होता है PV डिवाइडेड बाई RT। और जो यदि आइडियल गैस के लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की बात कर रहा है तो ये PV अपन RT का वैल्यू 1 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट एज पर चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या कहता है हमारे पास, चार्ल्स लॉ जो हमारे पास होता है, इसमें गैसेस के तीन इक्वेशन होते हैं हमारे पास। एक होता है बॉयल्स लॉ, एक होता है चार्ल्स लॉ, एक होता है बॉयल्स चार्ल्स गैलुसेक लॉ होता है। तो जो हमारे पास बॉयल्स लॉ होता है, बॉयल्स लॉ में हमारे पास टेम्परेचर जो होती है कांस्टेंट होती है, यानी कि ये इक्वेशन बॉयल्स लॉ में PV इक्वल टू कांस्टेंट आता है। और जो हमारे पास चार्ल्स लॉ होता है उसमें हमारे पास प्रेशर जो होता है कांस्टेंट होता है। जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो हमारे पास जो इक्वेशन होता है क्या होता है, PV इक्वल टू RT होता है। जब यहाँ पे हम P को कांस्टेंट कर देंगे, यानी कि V/T इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि V/T इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि ये चार्ल्स लॉ होगा। इसमें हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन दे रखा है, PV इक्वल टू कांस्टेंट, T इज केप्ट कांस्टेंट, यानी कि जो ये पहला वाला दे रखा है ये तो हमारे पास बॉयल्स लॉ है। P/T इक्वल टू कांस्टेंट और P कांस्टेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि हमारे पास होता है PV इक्वल टू RT। और जो चार्ल्स लॉ है इसमें जब हम P को कांस्टेंट करते हैं V/T इक्वल टू कांस्टेंट बोल देंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इस प्लस होता है। अच्छा, ये आप थोड़ा सा मतलब मिसप्रिंट हो गया, इसमें आप सही कर लीजिएगा। जो हमने पहला क्वेश्चन बताया था P प्लस F इक्वल टू C माइनस 2 बताया था ना, वो C प्लस 2 है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी वो प्रिंटिंग मिस्टेक में सही था, वो हमारी गलती थी, यानी कि P प्लस F इक्वल टू C प्लस 2 होता है। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, मुझसे भी भूल गया था। तो इसमें क्वेश्चन दे रहा है, इन ए सिंगल कंपोनेंट कंडेंस्ड सिस्टम इफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 0 द मैक्सिमम नंबर ऑफ फेज। इसमें कंडेंस सिंगल कंपोजिट दिया है, यानी कि C इक्वल टू 1 दिया है, डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू 0, F इक्वल टू दे रखा है 0। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फेज P पूछ रहा है हमारे पास कितना होगा। हमारे पास फार्मूला क्या होता है, P प्लस F इक्वल टू C प्लस 2 होता है। ये हमारे पास F इक्वल टू 0 दे रखा है, और ये C इक्वल टू हमारे पास दे रखा है 1, यानी कि P इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 और प्लस 2, यानी कि 3 हो जाएगा, यानी कि जो फेज होगा वो 3। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
In a van der Waal equation of state, the two constants are determined from the behavior of substance at. ये जो इसका देखिए जो ये होता है वंडरवाल इक्वेशन, पहले आपको जानना पड़ेगा। हमारे पास जो वंडरवाल इक्वेशन होता है वो होता है P प्लस A अपान B स्क्वायर कोष्टक में, और दूसरे कोष्टक में होता है V माइनस B इक्वल टू RT। ये हमारे पास वंडरवाल इक्वेशन होता है, जहाँ पर ये A और B हमारे पास कांस्टेंट होते हैं। तो जो ये कांस्टेंट होते हैं ना, जो ये कांस्टेंट डिटरमाइंड किए जाते हैं, क्रिटिकल पॉइंट डिटरमाइंड किए जाते हैं। यहाँ क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, जब भी हम कोई TS डायग्राम बनाते हैं, ये हमने ऐसे TS डायग्राम बनाया, TS इस पे जो क्रिटिकल पॉइंट होगा ऐसे ये वाला डायग्राम तो ऐसे बनता है। तो जो ये पॉइंट इसका एक्सट्रीम पॉइंट आता है, ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट होता है, जहाँ पे हम लिक्विड हमारे पास डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। इस वाले लाइन को हम बोलते हैं सेचुरेटेड लिक्विड लाइन, और इस वाले को सेचुरेटेड वेपर लाइन बोलते हैं। तो सेचुरेटेड वेपर लाइन और सेचुरेटेड लिक्विड लाइन जहाँ पे मिलती है उस पॉइंट को हम क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और इसमें कभी कभी पूछता है, जो हमारे पास से वंडरवाल इक्वेशन होता है P प्लस A अपान V स्क्वायर, दूसरे में V माइनस B इक्वल टू RT। ये होता है जो इसमें A बाई V होता है, A बाई V स्क्वायर होता है, ये किसके लिए होता है, ये हमारे पास एक कोहेसिव फोर्स बताता है। A अपान जो V स्क्वायर होता है, ये हमारे पास एक प्रकार का कोहेसिव फोर्स को डिनोट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ जूल थॉम्सन कोफिशिएंट ऑफ ए लिक्विड मीन्स। पहले तो आपको जूल थॉम्सन कोफिशिएंट के बारे में जानना होगा, क्या होता है। जो जूल थॉम्सन कोफिशिएंट होता है म्यू इक्वल टू हमारे पास होता है, ये जो म्यू होता है हमारे पास, ये होता है डेल T अपान डेल P एट द एंथैल्पी, एट एंथैल्पी। ये हमारे पास होता है जूल थॉम्सन कोफिशिएंट। और यदि इसकी वैल्यू म्यू की वैल्यू यदि पॉजिटिव आ रही है, यदि म्यू की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो उसमें क्या होगा, टेम्परेचर ड्रॉप ड्यू टू थ्रॉटलिंग होगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी कि टेम्परेचर ड्रॉप ड्यूरिंग थ्रॉटलिंग। यदि इसमें तीन कंडीशन होते हैं, तीन कंडीशन क्या क्या होते हैं। यदि हमारे पास ये 0 आ रहा है, यानी कि म्यू का वैल्यू यदि 0 आ रहा है, तो फिर तो कुछ नहीं होगा, ये क्रिटिकल पॉइंट है, मतलब नेचुरल पॉइंट है। और यदि हमारे पास जो म्यू है, म्यू का जो वैल्यू दे रखा है म्यू, यदि म्यू का वैल्यू हमारे पास यहाँ नेगेटिव है ना, पॉजिटिव है ना, यदि यहाँ पे ये नेगेटिव वैल्यू हमारे पास यानी कि लेस देन 0 आता है, लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव आता है, तो ड्यूरिंग थ्रॉटलिंग ये क्या हो जाएगा, सुपर हीटेड हो जाएगा। ये सुपर हीट यानी गैस में बदलने की कोशिश करेगा, सुपर हीटेड फॉर्म में आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या आप समझ में आ गया ना। जो हमारे पास जूल थॉम्सन कोफिशिएंट होते हैं, इसका म्यू इक्वल टू डेल T बाई डेल P एट द एंथैल्पी H। और यदि इसका वैल्यू म्यू का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, तो ड्यू टू थ्रॉटलिंग टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ ए सैंपल बाय थ्रॉटलिंग कैलरीमीटर इज 0.8 एंड दैट बाय सेपरेटिंग कैलरीमीटर इज 0.8 देन द एक्चुअल ड्राइनेस। देखिए इसमें क्या होता है, यदि हम अलग अलग थ्रॉटलिंग कैलरीमीटर्स के द्वारा अलग अलग वैल्यू हम इसका ड्राइनेस फ्रैक्शन प्राप्त कर रहे हैं, तो जो एक्चुअल ड्राइनेस फ्रैक्शन होता है, एक्चुअल वो होता है x1 इंटू x2, यानी कि दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है, यानी कि 8 × 64, 2 अंक के बाद दशमलव, यानी कि 0.868 हो जाएगा, 64 हो जाएगा इसका, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये फार्मूला होता है हमारे पास x1 इंटू x2, एक्चुअल ड्राइनेस फ्रैक्शन इक्वल टू x1 इंटू x2 होता है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, तो ये आपका हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The point that connect the saturated liquid line to the saturated vapor line is called, अभी हमने आपको ये जो TS डायग्राम बनाया था, अभी TS डायग्राम, इसमें हमने आपको बताया था ये हमारे पास जो होती है सेचुरेटेड लिक्विड लाइन होती है और ये वाली सेचुरेटेड वेपर लाइन होती है। सेचुरेटेड लिक्विड लाइन और सेचुरेटेड वेपर लाइन दोनों जिस पॉइंट पे मिलती है उस पॉइंट को हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। वो कौन सा पॉइंट हो जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है द एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन एट क्रिटिकल पॉइंट इज। इसमें देखिए एंथैल्पी क्या होता है, जो अभी हम टीएस डायग्राम पे ही चलेंगे, क्योंकि जो हमारा प्योर सब्सटेंस का चैप्टर चल रहा है तो इसमें हम ज़्यादातर टीएस डायग्राम पे ही काम करते हैं। टीएस डायग्राम ऐसे हमने बना लिया। टीएस डायग्राम ये हो गई हमारे पास एक
ये हो गई ये सैचुरेटेड लिक्विड लाइन और ये वाली सैचुरेटेड वेपर लाइन, दोनों जहाँ मिलते हैं उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। और ये जो होती है यस फार होता है हमारे पास एंट्रोपी, और जो दोनों के बीच की ये जो डिस्टेंस है ना, एरिया है, उसको हम बोलते हैं एंथैल्पी। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं, दोनों के बीच के देखिए एरिया घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता रहा है, एक पॉइंट पे जाके जीरो हो जा रहा है। यानी कि एक क्रिटिकल पॉइंट जो हमारे पास एंथैल्पी होती है वो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कैलकुलेट द ड्राइनेस फ्रैक्शन, कैलकुलेट द ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ स्टीम व्हिच हैज 1.5 kg of water is suspended in 50 kg of steam। इसमें देखिए कैसे हम लगाएंगे, जो ड्राइनेस फ्रैक्शन होता है वो कैसे लगता है। हमारे पास जो ड्राइनेस फ्रैक्शन होता है, ड्राइनेस फ्रैक्शन होता है वो मास ऑफ स्टीम डिवाइडेड बाय टोटल मास, यानी कि मास ऑफ वाटर प्लस मास ऑफ स्टीम होता है। मास ऑफ स्टीम इसमें 50 दे रखा है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ वाटर 1.5 एंड मास ऑफ स्टीम 50, यानी कि दोनों को जोड़ेंगे 51.5 हो जाएगा। हम दोनों का यानी कि लगभग बराबर है, यानी कि लगभग 0.9 के समथिंग आंसर आएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब एक बात समझिए कि ड्राइनेस फ्रैक्शन निकालते कैसे हैं, ये थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा बढ़िया कंसेप्ट है। जब भी हम एक टीएस डायग्राम हमने बना लिया, ये हमारे पास टीएस डायग्राम हो गया, ये हो गया हमारे पास, ऐसे हो गया। यहाँ पे हमारे पास सॉलिड होता है, इस वाले में सॉलिड प्लस लिक्विड होता है, सॉलिड प्लस लिक्विड होता है। यहाँ पे वेपर होता है, नहीं यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे लिक्विड होता है, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये लिक्विड होता है, यहाँ पे लिक्विड प्लस वेपर होता है और ये वेपर होता है। क्योंकि आप कभी भी घर पे भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, जब आप किसी भी बर्तन में लेकर वाटर को जो बॉईल करना स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग में तो पूरा पूरा लिक्विड रहेगा, लेकिन जब कुछ थोड़ा हीट दे देंगे आप तो थोड़ा थोड़ा उसमें उसके ऊपर वाली जो तली होती है, यानी कि जो ढक्कन लगाते हैं आप, ढक्कन पे आप टच करेंगे तो उसमें वेपर बनना स्टार्ट हो जाते हैं। बस अब तो पूरी तरह से वेपर नहीं बन जाते, वो वाले इस स्टेज में होते हैं, बीच वाले में, यानी कि इसमें वेपर प्लस लिक्विड का मिक्सचर है। अब जो हम ड्राइनेस फ्रैक्शन निकालते हैं, लिक्विड का ड्राइनेस फ्रैक्शन निकालेंगे तो हमारे पास सटेगा 0, ठीक है, ड्राइनेस फ्रैक्शन वहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ ड्राइनेस है ही नहीं। अब जैसे जैसे हम यहाँ पे बढ़ना स्टार्ट करते हैं, ड्राइनेस फ्रैक्शन बढ़ना स्टार्ट करता है, और ये कहाँ तक बढ़ता है, 1 तक। इस सेचुरेटेड वेपर लाइन पे आके ये 1 हो जाता है। 1 तो होता नहीं है 1, क्योंकि 1 का मतलब इसमें लिक्विड है ही नहीं, ठीक है। लेकिन इस पॉइंट पे अभी मतलब 0.99 तक आप बोल सकते हैं कि ये पूरा वेपर में कन्वर्ट हो चुका है। जैसे ही हम सेचुरेटेड वेपर लाइन है उसको हम जब इसे क्रॉस करके इस एरिया में आते हैं तो हमारे पास वेपर लाइन है, यानी कि इसमें लिक्विड है ही नहीं। इसको हम थोड़ा सा सुपर हीटेड वेपर भी बोल सकते हैं। यानी कि जो हमारे पास ड्राइनेस फ्रैक्शन निकालते हैं हम सेचुरेटेड लिक्विड लाइन और सेचुरेटेड वेपर लाइन के बीच की कंडीशन को हम ज्ञात करते हैं कि कितना उसमें लिक्विड रह गया है, यही हमारे पास ड्राइनेस फ्रैक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सब्लिमेशन इज द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जब हम किसी भी सॉलिड को हीट देना स्टार्ट करते हैं तो वो सॉलिड को जब हीट देंगे तो लिक्विड में आएगी, लिक्विड को जब हीट देंगे तो वेपर में आएगी। तो जो सब्लिमेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें लिक्विड वाला फेज जो होता है वो एलिमिनेट हो जाता है, यानी कि सॉलिड डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि ऐसी प्रोसेस जिसमें सॉलिड को डायरेक्टली हम वेपर में कन्वर्ट कर दें, ये ऐसी प्रोसेस को हम सब्लिमेशन प्रोसेस बोलते हैं। जिसमें चेंजिंग गैस स्टेट टू सॉलिड ये गलत है, चेंजिंग फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी का सही आंसर होगा। लेकिन थोड़ा सा और देख लेते हैं हम, चेंजिंग ऑफ लिक्विड इन वेपर ये भी नहीं है, एग्जिस्टेंस ऑफ सॉलिड वेपर एंड गैसेस सिमिलरली, ये जो अच्छा ये जो ऑप्शन नंबर 4 दस रहा है एग्जिस्टेंस ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस, ये हमारे पास होता है ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट भी हम आपको बताएंगे, अभी आगे आएगा क्वेश्चन तो हम ट्रिपल पॉइंट भी आपको बताएंगे, यदि नहीं आएगा तो लास्ट में हम बता के ही जाएंगे ट्रिपल पॉइंट आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर एट क्रिटिकल पॉइंट। अच्छा ये वाली बात हो गई, ये जो लेटेंट हीट है, हीट की बात हो रही है क्रिटिकल पॉइंट पे लेटेंट हीट, एंट्रोपी और उसकी क्या बोलते हैं एंथैल्पी, सबके सब 0 होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
बोल हाँ देखिए ड्राइनेस फ्रैक्शन का यहाँ फार्मूला ही आ गया। ड्राइनेस फ्रैक्शन बोल रहा है कि ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ स्टीम इज इक्वल टू जो होता है इसमें मास ऑफ ड्राई स्टीम अपन मास ऑफ, यानी कि हो जाएगा इसका mg अपन mg प्लस ms, यानी कि मास ऑफ फ्लूइड मास ऑफ वेपर अपन मास ऑफ वेपर, यानी कि mg अपन mg प्लस a, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है with the increase in pressure the boiling point of water decrease, नहीं जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते हैं बॉइलिंग पॉइंट हमारी बढ़ती जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए तो ऐसे गलत होगा। ऑप्शन नंबर बी पे आते हैं द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीज एंड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन डिक्रीज। अभी देखते हैं इसको ऑप्शन नंबर सी तरफ से देखेंगे। बाद द बॉइलिंग पॉइंट एंड वाटर ऑफ एंथैल्पी ऑफ डिक्रीज, देखिए डिक्रीज की बात हो गई तो इसकी वाला वैसे हटा सकते हैं हम। ऑप्शन नंबर डी रखा है बाद द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड एंथैल्पी ऑफ इंक्रीज, यानी कि बी और डी पे हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, लेकिन थोड़ा सा क्लियर है आपको मैं अभी बता दूंगा कैसे है। फिर हम उसी पुराने वाले टीएस डायग्राम पे आ जाएंगे। हमारे पास जो टीएस डायग्राम है इस पे आ जाए हम। ये हमारे पास टीएस डायग्राम हो गया। जैसे जैसे एक पीवी डायग्राम भी होता है, चलिए आपको मैं इस बात में पीवी डायग्राम पे बताता हूँ। आइए देखिए ये पीवी डायग्राम होती है हमारे पास। ये होता है पी और ये होता है बी। पीवी डायग्राम थोड़ा सा ऐसे बनता है, ऐसे बनता है, टीएस डायग्राम की तरह बनता है पीवी डायग्राम जो होता है। किसने बोला जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते हैं हम ऐसे बढ़ती जाती है ये लाइन, ऐसे होती जाती है ऐसे, यानी कि हमारे पास जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ता जाएगा। बट ये जो एंथैल्पी है ना, एंथैल्पी देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि एक बार प्रेशर है इतनी एंथैल्पी है, 2 बार प्रेशर एंथैल्पी कम हुई, 3 बार 4 बार, यानी कि हम इस पे जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट होता है 221 बार पे एंथैल्पी क्रिटिकल पॉइंट हमें मिलता है 374 डिग्री सेल्सियस एंड 221 बार वाटर के लिए इतना होता है। तो इससे हमारी जो एंथैल्पी होती है 0 होती है, यानी कि जैसे हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं हमारी एंथैल्पी कम हो रही है। तो इसमें देखें ऑप्शन नंबर इसका बी हमें सही लग रहा है। क्यों? देखिए इसमें बोल रहा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीज एंड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन डिक्रीज। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपर हीटेड वेपर बिहेव एज। देखिए क्वेश्चन थोड़ा बहुत बढ़िया है और ये फंसाने वाला क्वेश्चन है। एग्जैक्टली एज ए वेपर, सब लोग यही लगा के जाएंगे, आगे पढ़ेंगे नहीं, लेकिन आगे पढ़ेंगे हम। एज स्टीम एज ऑर्डिनरी वेपर अप्रोक्सीमेटली एज ए गैस। देखिए जो सुपर हीटेड स्टीम होती है उसको हम गैस मान लेते हैं, पर वो पूरी तरह से गैस नहीं होती है, क्योंकि ओरिजिनल ओरिजिनल होता है और डुप्लीकेट डुप्लीकेट होता है। जिसे हम बना रहे हैं ओरिजिनल की तरह नहीं बन सकता है। हाँ उसके हम बराबर बना सकते हैं बिल्कुल, लेकिन ओरिजिनल नहीं बना सकते हैं। तो जो सुपर हीटेड वेपर होती है अप्रोक्सीमेटली एज ए गैस बिहेव करती है, ना कि एग्जैक्टली एज ए गैस बिहेव करती है। इनका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रिटिकल प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इज द प्रेशर। क्रिटिकल प्रेशर की बात कर रहा है। अभी हम आ जाएं, आपको इस पे दिखाते हैं पीवी डायग्राम या टीएस किसी भी दिखा सकते हैं। आपको मैं टीएस पे दिखाता हूँ। टीएस पे ऐसे मैंने बनाया था, ये हमारे पास होता है, ये वाला जो पॉइंट सी हमने दे रखा है ये हमारे पास होता है क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट पे क्या होता है, ए लिक्विड है, ए वेपर है और ये लिक्विड प्लस वेपर है। तो जो क्रिटिकल पॉइंट पे हमारे पास क्या होता है, जो लिक्विड होती है, लिक्विड डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि जो इसका लेटेंट हीट होता है ना, लेटेंट हीट तो 0 हो जाता है, ठीक है। यानी कि एट द क्रिटिकल पॉइंट जो लिक्विड होता है डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ऑप्शन देखते हैं इसमें हमारे पास एबव विच लिक्विड विल रिमेन लिक्विड, ये गलत है। एबव विच लिक्विड विल बिकम गैस, ये भी गलत है, गैस नहीं बनता हो। एबव विच लिक्विड बिकम वेपर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, क्योंकि इसमें दे रखा है एबव विच लिक्विड बिकम वेपर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। तो ठीक है, थैंक यू। ऐसे देखते रहिए। आगे मैं अगला जो मैं स्टार्ट करूंगा वो पावर प्लांट स्टार्ट करूंगा, जिसमें मैं आपको स्टीम पावर प्लांट से पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। और स्टीम पावर प्लांट का यदि आप कहेंगे तो मेरे पास जो नोट्स हैं उस नोट्स से मैं बता दूंगा अच्छे अच्छे एकदम बढ़िया से एकदम अच्छे से एक चीज समझा दूंगा आपको, कोई टेंशन नहीं होगी। तो ठीक है, थैंक यू। आप ऐसे ही देखते रहिए, नॉलेज बढ़ता रहिए अपना। थैंक यू।